नमस्कार दर्शकों, मैं नरेश गुप्ते और आप देख रहे हो सत्य को जानो न्यूज। पिछले काफी दिनों से दर्शकों, जैसे कि मनोज जरांगे पाटिल ने अपना अनशन आंदोलन किया था, उसके बाद में जो है सरकार ने 2 सितंबर को 2 घंटे के अंदर में पारित कर दिया। अब 2 GRों में क्या तफावत थी, तो एक में ऐसा लिखा था कि जो पात्र है मराठा के लोग ओबीसी में आने योग्य पात्र को लिया जाएगा, काय में ओबीसी मराठा है कुन भी बताया जाएंगे, उनको प्रमाण पत्र मिलेगा। लेकिन 2 घंटे के बाद में एक ऐसा GR आता है कि जिसके अंदर में पात्र शब्द ही हटा दिया जाता है। उसके बाद में गोंदिया जिले में एक आग लगती है ओबीसी समाज में और ओबीसी समाज रास्ते पे उतरता है, और ऐसे में 21 सितंबर को जो है गोंदिया में एक विशाल मोर्चा का आयोजन होता है। वहां पे विशाल मोर्चा जिला अधिकारी कार्यालय के सामने जाता है और जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हैं। लेकिन दर्शकों, इसके बाद में एक और भी बात सामने आती है कि आदिवासी समाज धनगर और बंजारा को लेकर उसी पद्धति से जो है रास्ते पे उतरते हैं। अब तक तो हमको लगा कि ओबीसी का जो मोर्चा था, जन आक्रोश आंदोलन था, ये बहुत बड़ा था। लेकिन जब आदिवासी समाज रास्ते पे उतरा तो आदिवासी समाज का जो आंदोलन था वो 50,000 के ऊपर का था और ओबीसी समाज 10,000 में सिमट गया। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि क्या ओबीसी समाज की इतनी बड़ी संख्या होने के बाद, आदिवासी समाज की इतनी कम संख्या होने के बाद फिर भी आदिवासी समाज के जागरूक हो गया। एक तरफ आदिवासियों को अशिक्षित समझा जाता था, लेकिन आज वो अपने संवैधानिक अधिकार के लिए रास्ते पे उतर गए। लेकिन ओबीसी समाज क्या सोया हुआ है? अब ऐसे में हमारे साथ में है राजीव जी ठकरेले, जो ओबीसी महासभा के जो है प्रदेश के अध्यक्ष है। तो आज इनसे मुलाकात करेंगे, क्या ओबीसी समाज इतनी बड़ी संख्या में होने के बावजूद भी क्यों रास्ते पर नहीं उतरा? क्या अभी नागपुर में जो होने जा रहा है कल 10 तारीख को आंदोलन, इसमें क्या अब अपनी संख्या भारी दिखाएंगे? क्योंकि नारा ही ऐसा है, जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो आखिर संख्या क्यों रास्ते पे उतरी नहीं, क्या नागपुर में उतरेगी? तो सबसे पहले ठकरेले जी, सत्य को जानो न्यूज में आपका स्वागत है। जय ओबीसी, जय संविधान। धन्यवाद। क्या कहोगे, अभी जो आपका जो आंदोलन हुआ था ओबीसी समाज का, आपका यानी हमारा मेरा भी, तो उसमें हमको लगा कि बहुत बड़ा हमने आंदोलन कर डाले, बहुत बड़ा मोर्चा कर डाले, पूरा जो पीला बादल जो है गोंदिया के अंदर में आ गया। लेकिन कहीं ना कहीं आज आदिवासी समाज का आंदोलन होने के बाद में हमें लगता है कि यार हमारा आंदोलन तो कुछ भी नहीं था। क्या कहोगे, क्या ओबीसी समाज कहीं ना कहीं अपने हक अधिकार के लिए जागरूक नहीं है या कुछ और? आपकी बात बिल्कुल सत्य है। 21 सितंबर को जो आंदोलन हुआ सकल ओबीसी समाज द्वारा, गोंदिया जिले की सभी संस्थाओं द्वारा एकजुट होकर जो आंदोलन किया गया, वो बहुत अच्छा आंदोलन था और कहीं ना कहीं ओबीसी समाज जागरूक हो रहा है, ये मैसेज जा रहा है। और ये भी सत्य है। अब आपने उसको कंपेयर किया है आदिवासी समाज के आंदोलन के साथ, तो मैं एक छोटा सा कंपैरिजन आपको बताना चाहता हूं। आदिवासी समाज को जो संवैधानिक अधिकार मिला है, वो मिला है देश की आजादी के बाद 1950 में, जब से संविधान लागू हुआ तब से। और ओबीसी समाज को जो संवैधानिक अधिकार मिला है उसके 41 साल बाद 1992 में, जब मंडल आयोग लागू हुआ, उसमें भी ओबीसी समाज में कंफ्यूजन था कि हम पटेल है, हम महाजन है, हम बड़े हैं, हम छोटे हैं। तो कहीं ना कहीं शीर्ष राजनीति में जो सत्ता में थे ओबीसी के नेता, उनमें भी भ्रम था। जैसे कि सरदार पटेल साहब ने खुद ही कहा था कि हमें इस आरक्षण की आवश्यकता नहीं, वो आरक्षण के खिलाफ में थे। जिस समय बाबा साहब ने 340 कलम का उल्लेख सभागृह में किया और जब उन्होंने ओबीसी को आरक्षण देने की 52% आरक्षण देने की बात कही थी, तो कहीं ना कहीं ओबीसी समाज के नेता ही भ्रमित थे। इसी कारण, यही वजह है कि ओबीसी समाज आज एससी समाज हो, एसटी समाज से 40 साल पीछे है इस संवैधानिक अधिकार के। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आज भी, जैसे सरदार पटेल की आपने बात की कि उन्होंने कहा कि हमें आरक्षण की जरूरत नहीं, तो कुछ ऐसा तो नहीं कि आज भी हमारे ओबीसी समाज को ऐसा लगता हो कि हमें आरक्षण की जरूरत ही नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो जो आंदोलन आज तक ओबीसी समाज के 2000, 3000, 5000 के अंदर निपट जाते थे, आज वो 10,000 के ऊपर लोक संख्या हो रही है।
पूरा गोंदिया और जो डायरेक्टली 10,000 लोग आ पाए, लेकिन इसके पीछे और 20,000 लोग खड़े थे जो कि अप्रत्यक्ष रूप में अपना जो है समर्थन और सहयोग प्रदान कर रहे थे। तो अब जो है आप देखिएगा कल का जो 10 अक्टूबर का नागपुर में जो आंदोलन होने जा रहा है, ये लाखों की संख्या में आपको लोग दिखेंगे। और नागपुर जो कि महाराष्ट्र की उपराजधानी है, हमारे इस मध्य भारत की सीपीएन बरार की राजधानी है, इस राजधानी में आप ओबीसी समाज की संख्या देखेंगे, ओबीसी समाज की जागरूकता देखेंगे और ओबीसी समाज अपने संवैधानिक अधिकार में जो घुसखोरी हो रही है उसको रोकने के लिए सक्षम है, ये कल आपको दिख जाएगा। ये ओबीसी समाज का जो आंदोलन है ये गोंदिया से ही शुरू हुआ या और भी कहीं चल रहा था? नहीं, देखिए बातें सोशल मीडिया पे और सारी जगह तो इसकी चर्चा होती है। लक्ष्मण हाके जी ने भी आंदोलन किया है और लेकिन गोंदिया में सबसे पहले आंदोलन हुआ, गोंदिया में इसकी सबसे पहले चिंगारी भड़की और अब ये आग के रूप में फैल रही है। अब हर जिले में तालुका में इसके लिए आंदोलन हो रहे। जैसे कि आपने देखा कि हमने 21 सितंबर के आंदोलन की तैयारी गांव-गांव जाकर की। ओबीसी असाल तर मोर्चा दिसाल, जो घरी बसला तो ओबीसी कसला, ये हमने नारे दिए, लोगों को जगाया और उनको समझाने का प्रयास किया कि मराठा की घुसखोरी अगर हमारे बीच में होती है तो उसमें क्या होगा। और आप देखिएगा गोंदिया नगर पालिका के अगर नगराध्यक्ष में ओबीसी महिला अगर आ जाती तो इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपको गोंदिया में देखने को मिल जाता था, लेकिन ओबीसी सर्वसाधारण आ गया तो उसमें अभी हम सेफ है, नहीं तो आपको इसका प्रत्यक्ष उदाहरण गोंदिया में ही देखने को मिल जाता था। अभी जो शासन ने परिपत्रक निकाली 2 घंटे के बाद में, जिसमें पात्र शब्दों को हटाया गया, मतलब इसका ये हो गया कि हर एक मराठा जो है उसको कुणबी होने का, ओबीसी होने का प्रमाण पत्र मिल जाएगा। बिल्कुल। तो इसमें शासन के ऊपर मराठा समाज ने दबाव डाला या शासन ने ही खुद को ऐसा दे दिया? आपको क्या लगता है इसके बारे में? देखिए, पहली बात तो लोकतंत्र में जो संख्या है उसका इम्पैक्ट होता है। आप देखो कि मुंबई के आजाद मैदान में कितनी संख्या थी, लाखों की संख्या थी और लाखों की संख्या थी। उसके बाद में उनपे बारिश आई, तूफान आया, पर वो डगमगाए गए नहीं। तो जिनकी मनसा होती है ना, उनके सामने सब घुटने टेक देते, तो शासन ने भी टेका। और जब कैबिनेट में ही 85% मराठा हो तो कैबिनेट कैसे नहीं उनके हित में जीआर लाएगी। तो यही बात हम ओबीसी समाज को समझना है कि हमारे संवैधानिक अधिकार कैसे। और देखिए, सबसे जो है ज्यादा संवैधानिक अधिकारों पर प्रहार जो है ओबीसी के होता है। उसमें पहला बताता हूं, सबसे पहला कि 52% ओबीसी को 27% में रोका, कि सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया गया कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो प्रतिभावान लोग हैं उनकी प्रतिभाएं दब जाएगी। फिर ये बताइए, जब 50% का कट ऑफ उनने रख दिया था तो ईडब्ल्यूएस में 10% कैसे आ गया? और ईडब्ल्यूएस कोई गरीबी हटाओ का नारा है क्या? आरक्षण, ये प्रतिनिधित्व तो गरीबी हटाओ का नारा है क्या? क्या ये इकोनॉमी बेस है क्या? ये इकोनॉमी बेस नहीं है भैया। हजारों साल से जो सोशली जो समाज का दोहन हुआ है, जो समाज पे अन्याय हुए, जिनको प्रतिनिधित्व ही नहीं मिला, जिनको उच्च वर्णियों के साथ में खड़े रहने की जगह नहीं मिली, बुद्धि तो उसमें थी, अकल तो उसमें थी, प्रतिभा सब थी, लेकिन उसको वो सम्मान नहीं मिला, उसको उस जगह पे बैठने का मौका ही नहीं मिला, पहले ही भगा दिया। हा महाराचा होय, हा ओबीसीचा पोरगा है, हा पोवाराचा होय, हा तेल्याचा होय, हा कुणबीचा होय। भैया मेरे, मैं आपको बता देता हूं, ये जो प्रतिनिधित्व है, आरक्षण है, ये कोई गरीबी हटाओ का नारा नहीं है, ये प्रतिनिधित्व का मामला है। मेरे को बताइए, जो नगराध्यक्ष रहता है, चाहे वो कोई भी समाज का, उसकी हर जगह फोटो लगती है, उसको हर कार्यक्रम, जिला परिषद का अध्यक्ष है, उसकी हर जगह फोटो लगती है, हर जगह उसको बुलाया जाता है। तो वो किसकी बदौलत रहती? उसके पद के भरोसे रहती। उसका जो संविधान ने उसको जो मौका दिया है, उसके लिए उसकी रहती है, नहीं तो कौन पूछ रहा है? बाकी उस व्यक्ति को कौन पूछ रहा है? तो ये जो
है ना, जो हमारा ओबीसी समाज पे बार बार जो ये हथियार चला रहे, देखिए पहला वो हो गया, मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट, दूसरा उन्होंने क्रिमिलियर ला दिया। अब मेरे को बताओ, मैंने आपको पहले ही बता दिया गरीबी हटाओ का मामला ही नहीं है, तो भैया ओबीसी को तुमने आरक्षण दे दिए, तो फिर वहां पैसे का क्या आ गया? बहुत सारे लोग जो क्रिमिलियर जो बनाते हैं, यानी पढ़ाई में बच्चे तर ज्यादातर बनाते हैं, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि ये बना क्यों रहे, लग क्यों रहा है। हाँ, उसके तो बारे में क्रीमिलियर जिन बच्चों को है उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती, उनको फ्री सिप का फायदा नहीं मिलता। उसके बारे में थोड़ा विस्तार में बताओ कि ताकि हमारे दर्शकों को समझ में अभी अभी जो सरकार ने क्रीमिलियर की जो लिमिट है वो 10 लाख रुपए कर दी है। उसका मतलब ये है कि आपके जो घर के मुखिया है, आपकी जो पारिवारिक इनकम है, वो अगर 10 लाख रुपए से ऊपर है तो आप वो क्रीमिलियर में आ जाते हैं, जिससे आपको ओबीसी होने का कोई फायदा नहीं होता, आरक्षण का कोई लाभ नहीं रहा। मतलब आपके बच्चे को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, आपका बच्चे को फ्री सिप में एडमिशन नहीं मिलेगा, तो ये जो है, ये जो चीजें है वो उससे वंचित रह जाता है। मतलब वो एज ए जनरल उसको कंसिडर किया जाता है। तो ये क्रीमिलियर के माध्यम से, यानी जिसकी इनकम ज्यादा होगी 10 लाख के ऊपर, वो ओबीसी का कोई फायदा ही नहीं उठा, नहीं, शैक्षणिक फायदा नहीं है उसका। दूसरी बात यह है कि मराठा को सरकार ने 10% आरक्षण दे दिया था, हाँ, सारथी के माध्यम से, और एक तरफ देखा जाए तो ओबीसी को 19% आरक्षण है, तो 19% में इतना बड़ा ओबीसी समाज है, उसमें से यानी अगर देखा जाए तो अगर मराठा को ओबीसी में से आरक्षण मिला जभी तो उसमें तो परसेंट उनके घट जाते हैं, 10% ज्यादा होते हैं। 19 में से अगर उनको मिलेंगे तो इधर उधर से 4%, 5%, 7% या 8-9% तक जाएंगे, लेकिन उनको 10% के बराबरी का आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। फिर भी उनको ओबीसी में से ही आरक्षण क्यों चाहिए? आप जो बोल रहे हैं कि उनको 4%, 5% मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये जो बचा 19% है, ये 19% में 11% वो घुस जाएंगे, तो 19% का टोटल 19% का लाभ ले सकते हैं। कैसे? उसके पीछे का रीजन ये है कि मराठवाड़ा में समझो कि 100 जगह निकली, 100 बाबू की जगह निकली, पुलिस भर्ती हुई, 100 पुलिस की भर्ती निकली, उसमें से 27 जगह ओबीसी की आई, तो वो 27 की 27 मराठा समाज के लोगों को लग सकती है। उसमें तेली, माली, भाली, कुनबी, इनका कोई रोल नहीं होगा। तो वो आप ये मत समझिए कि उसमें वो 3 और 4% का ही फायदा लेंगे, वो पूरे 27% का लाभ लेंगे। और उसमें मैं आपको बताता हूं, ओबीसी समाज में जागरूकता कम रहने का और एक सबसे बड़ा कारण ये है, ओबीसी समाज है 64%, मिल रहा है उसको 27% सेंट्रली, और राज्य में हमारे 19%। तो 64% लोगों को अगर 27% मिलेगा, तो आप समझ लीजिए कि वहां से आधे लोग तो भूखे हैं, मतलब 70% लोग भूखे हैं, उनको आरक्षण का फायदा ही नहीं मिला। और जिसको नहीं मिलता, देखिए आपने वो कहानी तो सुनी होगी, लोमड़ी को वो अंगूर दिखते हैं और वो कूद कूद के वो अंगूर खाने का प्रयास करती है, पर वो जब अंगूर हाथ में ही नहीं आती तो वो क्या बोलते हैं, ये अंगूर खट्टे हैं, और वो चले जाती है। लेकिन वही अंगूर उसको मिल जाए तो उसको टेस्ट मुंह में आ जाता, तो वो उसका एक्चुअल टेस्ट क्या है वो बता पाती। वैसा ही ओबीसी समाज के साथ में हमारे ओबीसी के जो बच्चे हैं, युवा है, वो प्रयत्न तो करते कि ओबीसी के जो आरक्षण है उसका लाभ लेने की, लेकिन उनको जब लाभ नहीं मिल पाता, लाभ क्यों नहीं मिलता? क्योंकि संख्या ज्यादा है, आरक्षण कम है, तो वो लाभ नहीं मिल पाता। तो वो फिर ओबीसी का युवा ही आरक्षण के विरोध में बोलने लगता है कि आरक्षण हटाओ, देश बचाओ। क्यों? क्योंकि उसको फायदा नहीं मिला है। तो यही बात। और एसटी समाज क्यों एकजुट है आरक्षण के लिए? क्योंकि जितनी उनकी संख्या है, बराबर 7% आरक्षण एसटी समाज को है, बराबर 15% एससी समाज को है। उनकी संख्या भी उतनी है, उनको पार्षद भी उतने मिलते हैं, उनको एमएलए भी उतना मिलता है, उनको जिला परिषद सदस्य भी उतने मिलते हैं, और नौकरी भी उतनी मिलती है। तो इसीलिए नौकरी और एडमिशन भी उतने मिलते हैं। एमबीबीएस में एडमिशन है, एससी है तो उसको 15% मिलेगा ही मिलेगा,
एसटी है तो डॉक्टर भी उनके उतने बनते, इंजीनियर भी उतने बनते। तो जो 15% डॉक्टर बना, जो इंजीनियर बना, जो राजनेता बना, वो अपने अधिकारों के लिए जागरूक हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि उसने उस प्रतिनिधित्व का टेस्ट लिया, उस प्रतिनिधित्व का महत्व समझा कि उस प्रतिनिधित्व के कारण आज वो डॉक्टर है, उस प्रतिनिधित्व के कारण वो आज एमएलए। कौन पूछ रहा है मेरे को बताओ? अगर एसटी आरक्षण नहीं आता वहां तुम्हारे आमगांव देवरी में, कोई था क्या कि संजय पुराण जी को उठा के एमएलए बनाने वाला, या वो कोरोटी जज नागपुर से आके आमदार बन जाए? अगर गढ़चिरौली में एसटी आरक्षण नहीं रहता तो गोरेगांव के किसान साहब को उठा के कोई ले जाने वाले थे क्या? तो ये फर्क है, दिस इज द डिफरेंट। अभी 64% जैसे आपने बोला कि ओबीसी समाज है, 27% केंद्र लेवल में आरक्षण है, राज्य में 19% आरक्षण है, अब 64% जनता। अब कहीं ना कहीं आप भी राजनीति से ताल्लुक रखते हो, आप भी किसी पक्ष से जुड़े हो, और हर एक व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट राजनीति से जुड़ा हुआ है, कोई विपक्ष में है, कोई पक्ष में है। तो ऐसे में आप एक ओबीसी के एक वक्ता या नेता बोल के अब आप ओबीसी समाज को क्या संदेश दोगे कि भाई हम तो 64% है और हम, कोई बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, कोई शिवसेना को कर रहा है, कोई कांग्रेस को कर रहा है, कोई राष्ट्रवादी को कर रहा है, और कहीं ना कहीं हमारा जो है विभाजन हो गया और हमारे अंदर में फूट गिरी और हमारा वापर हो रहा है और हमारे ऊपर राज हो रहा है। तो ऐसे में आप क्या कम शब्दों में आप जनता को, ओबीसी समाज को आह्वान करोगे? सबसे पहले मैं यही आह्वान करूंगा कि अपने संवैधानिक अधिकार के लिए अपने को ही लड़ना पड़ता है, मरे बगैर स्वर्ग नहीं मिलता, इसलिए अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए अपने को लड़ना। अभी राजनीतिक पार्टियों की बात आपने जैसे कही, मैं किसी भी मेरी राजनीतिक पार्टी आ रही क्या ओबीसी के आरक्षण को बचाने? नहीं आ रही। राजनीतिक पार्टी अपने अपने हिसाब से चलती है, लेकिन अपने को, मैं राजनीतिक पार्टी में जिंदा इसलिए हूं क्योंकि मेरा समाज मेरे साथ में, मैं ओबीसी हूं करके मैं आज राजनीति में जिंदा हूं। आज मेरे साथ में समाज खड़ा है। मेरे को बताओ, एससी समाज के संवैधानिक आरक्षणों पे ये लोग कितने बार प्रहार करते हैं, पर एससी समाज एकजुट होके उस प्रहार को प्रति प्रहार, मतलब उसका प्रति उत्तर दे देते, पूरा देश बंद रख डालते, तब जाके ये वो संसद में नियम बनाते और सुप्रीम कोर्ट को पेश करते कि नहीं नहीं, एससी समाज का ये जो अधिकार है ये वैसा का वैसा रहेगा। यही सेम चीज ओबीसी समाज को करना है। अपनी जितनी संख्या है उस संख्या के साथ में इस आंदोलन में शामिल होना पड़ेगा, आंदोलन में दिखना पड़ेगा अपने संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए। आप देखिए, आज 64% ओबीसी है, 11% मराठा है, 75% हो जाएंगे, 75% को ये 27% आरक्षण देंगे, कितने झगड़े होंगे। और ये समाज से समाज को लड़ाने का काम हो रहा है, इससे हमको बचना पड़ेगा, हमको एकजुट होना पड़ेगा। और महापुरुषों ने जो कुर्बानी दी है उस कुर्बानी को, उनके विचारधाराओं को समझना पड़ेगा। तब तक ओबीसी समाज के प्रतिनिधित्व पर, उनके संवैधानिक अधिकारों पर ऐसा ही आक्रमण होता रहेगा और ऐसे ही फूट डालने का काम होता रहेगा। मंडल आयोग के वक्त ही अगर ओबीसी समाज जागरूक होकर अपनी भूमिका स्पष्ट कर दिया होता तो ये आज 27 नहीं 52% होता और हर आदमी बाबा साहब के चरणों में फूल चढ़ाते होता, बाबा साहब को टेढ़ी नजर से देखते हुए नहीं रहता। आप कल के जो आंदोलन के लिए है ओबीसी समाज को क्या आह्वान करोगे? कल सुबह 7 बजे गोंदिया से सैकड़ों गाड़ी में हम निकल रहे। हमने जितने भी ग्रामीण क्षेत्र से गाड़ियां जो आ रही है उनको कलेक्टर ऑफिस के पास में संयुक्त रूप से जमा होने के लिए आह्वान किया है और हम वहां से फिर सब लोग मिलकर एकजुटता के साथ में चलेंगे। और सबकी भोजन की व्यवस्था हमने कोहमारा में की है। सबके जितनी गाड़ियों में जितने लोग होंगे उनके लिए सिदोरी जो है, कोहमारा से हम जैसे यहाँ से समझो 200 गाड़ियां है तो एक गाड़ी में 10 लोग है तो 10 पैकेट उनको वहां कोहमारा में हम देंगे। और सब लोग भाकरी के साथ में, मतलब सिदोरी के साथ में उस आंदोलन में शामिल होंगे और उस आंदोलन को सफल बनाने के लिए हजारों की, लाखों की संख्या में लोग वहां पहुंचेंगे। यही
हमारा सबको आह्वान है, तो अपील है। नागपुर के अंदर में यानी किसी को निवेदन देना है, क्या करना है? हाँ, वहाँ कलेक्टर स्तर का अधिकारी आएगा, संविधान चौक में आएंगे और उनको हम संयुक्त रूप से एक निवेदन देंगे। हम कहीं नहीं जाएंगे, वहाँ हमारा आंदोलन चलता रहेगा। अधिकारी उसके बाद भी अगर समझ लो आपके बात को संज्ञान में नहीं लिया और मराठाओं के लिए जो जीआर निकला है वो रद्द नहीं हुआ, तो आगे क्या? उसके लिए मैं इतना कहूंगा, गोंदिया नागपुर झांकी है, मुंबई दिल्ली बाकी है। तो देखा दर्शकों, आज हमारे साथ में ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव जी ठकरेले थे और इनका कल के आंदोलन को लेके और जो पिछले 2 जीआर निकले थे उनको लेके मराठा समाज क्या चाहता है, इसको लेके क्या कहना था सविस्तर, ये आपने इस मुलाकात के माध्यम से देखे हैं। तो कल के लिए इन्होंने आह्वान किया है, जरूर अगर ओबीसी असाल तर मोर्चा दिसल, जो गरीब असला तो ओबीसी कसला, ऐसा उन्होंने कहा है। तो हम ओबीसी है तो हमें वहां जाना है और अपनी संख्या दिखाना है, क्योंकि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी।